वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ इंडिया। भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए इस मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और भारत के 40% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है, जिसमें 50% जनसंख्या का भरण पोषण होता है। अब देखें हम कि भारतीय कृषि मिट्टी अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया, 8 तरीके से इसको बांटा या 8 भागों में इसको बांटा। पहला है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियम सॉइल। तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। चौथा है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और पांचवा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। छठा है लेटराइट मिट्टी, इसको लेटराइट ही कहते हैं इंग्लिश में। और सातवां है लवणीय मिट्टी, सॉलिंट्री सॉइल। और आठवां है पीट या जैविक मिट्टी यानी पीट ऑर्गेनिक सॉइल। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि पर्वतीय मिट्टी, ऐसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये माउंटेन में पाई जाती है, ये पहाड़ों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी। तो नाम पर अगर थोड़ा सा हम प्रेशर डालें तो इससे इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। मेरा अपना मानना है या मैंने इसको याद करने के लिए एक इसको बनाया है कि जल के साथ लुढ़क करके आई, जलोढ़ जल के साथ लुढ़क करके आई मिट्टी, यानी जल यानी कि नदी, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से काप या कछारी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ये मरुस्थलों के आसपास इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चौथा है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुई, अर्थात कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा जब वह ठंडा हुआ और उसके विखंडन से, इरोजन से या उसके वेदरिंग से, अपक्षय से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया काली मिट्टी, क्योंकि इसका कलर ही काला होता है। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल, इस मिट्टी को देखने से ही लगता है कि लाल है, लाल होने के ही नाम से इसका नाम पड़ा लाल मिट्टी। इसमें लोहांश ज़्यादा होते हैं, लोहे के मात्रा ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीडेशन के कारण ये जो है लोहे के जो कण हैं वो साफ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये लाल मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी भी लाल या भूरे रंग की होती है। इसमें थोड़ा सा बड़ा अंतर होता है समझ पाना कि कौन लेटराइट है और कौन। बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं, नहीं, ये दोनों मिट्टियां अलग अलग हैं। इसके बाद है लवणीय मिट्टी यानी कि साइलेंट्री सॉइल। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें जो है सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लवणीय मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी, यह जस्ट मिट्टी बनने के प्रोसेस में है, यह मिट्टी पूरे तरीके से बनी नहीं है। किसी भी माउंटेन स्टेज का या जो भी वनस्पतियां हैं उनके सड़े गले अवशेष जस्ट मिट्टी बनने के प्रोसेस में है, तो ये हो गया जैविक या पीट मिट्टी। ठीक है। अब हम यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम बोले कि पहले हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। इस जलोढ़ मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर
और चौथा है बांगर। बांगर, ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है। इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसको समझना बहुत ही आज जरूरी है। एक एक की चर्चा हम लोग करेंगे। पहले भाबर, उसके बाद तराई, फिर खादर, फिर बांगर। अब देखिए, हम इस चीज को आप लोगों को एक यहां पर इस तरीके से डायग्राम बना करके समझा रहे हैं। इस तरीके से आप लोग इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझिए। देखिए, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है। तो सबसे पहले भाबर 1 नंबर, यानी कि जहां पर माउंटेन और लैंड जहां मिल रहे हैं, यहां पर इस तरीके से ढेरों सारे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। ये इसलिए दिखाई पड़ेंगे कि माउंटेन से कोई भी रिवर जब आती है तो जो छोटे बड़े बोल्डर्स को लाती है वह यहां पर जमा कर देती है, ठीक है, यहां पर जमा कर देती है। अर्थात यहां पर नदी जो है वो ऊपर से आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? क्योंकि यहां पर जो ये छोटे बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, इन बोल्डर्स के बीच से नदी क्या होती है, आगे की तरफ बह जाती है। यानी कि उन पहाड़ों यानी जो पत्थर हैं उनके बीच से नदी कई भागों में बढ़ जाती है। ऊपर से देखने पर लगेगा जैसे केवल पत्थर ही पत्थर है, वहां नदी का नामो निशान नहीं है। लेकिन जब आगे की तरफ ये बढ़ेगी तो नदी अपने मेन स्वरूप में आ जाती है। अब बात को समझिए, यहां इस एरिया को क्या बोलेंगे, भावर। इस एरिया को बोलेंगे भावर, जहां पर कि माउंटेन और लैंड मिल रहे हैं, ठीक है। इसको गिरिपद भी बोलते हैं, ठीक है। गिरि माने पर्वत, पद माने पैर। ये पर्वत का जहां पैर होगा वहां पर भावर प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, या एरिया को भावर बोलते हैं। अब आते हैं तराई। जस्ट इसके बाद वाला जो इलाका होता है, ये किसका इलाका हो गया, ये तराई का इलाका होगा। आप लोगों ने सुना होगा तराई वाले इलाके में चाय वगैरह की खेती बहुत अच्छी होती है, तो तराई का इलाका हो गया, ठीक है। तराई वाला इलाका भी बहुत फर्टाइल होता है, हरे भरे वहां पर वनस्पतियां पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार की खेती वगैरह वहां पर की जाती है। तराई के बाद आता है यहां पर, ये जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर डीप बनाया, ये प्लेस देखिए और ये देखिए। यहां पर सपोज कीजिए कि ये कोई नदी है, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है। तो नदी बह रही है, ये कोई नदी है, इस तरीके से नदी है। तो अब देखिए, खादर किसको बोलेंगे, नदी में जब बाढ़ की स्थिति आती है, ठीक, नदी में जब बाढ़ की स्थिति आती है, सपोज कीजिए कि ये नदी का जो है मेन रूप है, ये सालों भर नदी इसी लेवल पर बहती है, लेकिन फ्लड के समय में जब बाढ़ की स्थिति आती है तो नदी का जो है तल है वो क्या हो जाता है, वो ऊंचा हो जाता है, नदी तल ऊंचा हो जाता है। यानी नदी का बाढ़ का पानी दूर दराज के इलाकों तक फैल जाता है, ठीक है। तो उस समय जो यहाँ पर मिट्टी जमा होगी, नदी के दोनों किनारों पर जो मिट्टी जमा होगी वह मिट्टी हो गई क्या, तो खादर। यानी नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ में ला करके जमा की हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, खादर बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्षेत्र जहां पर नदियों का पानी यानी बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उसको बोलते हैं हम लोग बांगर, ठीक है। यानी बांगर क्या हो गया, ये पुरानी मिट्टी है, ये भी नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी है। ये सारी मिट्टियां क्या हैं, नदियों द्वारा लाई हुई है। जलोढ़ मिट्टी का ही मतलब हो गया कि नदी द्वारा लाया हुआ क्या, मिट्टी, नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी। अब इस जलोढ़ मिट्टी में हम लोगों ने भावर देखा, तराई देखा, उसके बाद खादर, ये जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता हो और नया हर वर्ष नए मिट्टी का वहां पर जमा हो जाता है और बहुत ही उपजाऊ होता है। बहुत ही कम सिंचाई में वहां पर रबी की फसल बहुत अच्छी होती है। आप लोग देखेंगे दूर दराज के इलाकों में जहां बाढ़ क्षेत्र है वहां पर एक ही फसल होती है, रबी की फसल होती है, और खरीफ की फसल
बहुत थोड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि बाढ़ के समय पूरा एरिया ढक जाता है और जो भी फसलें होती हैं वो डूब जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब बांगर मतलब हो गया कि पुरानी जलोढ़, जहाँ पर कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वह जो जमीन होगी वह क्या होगी, खादर, वह होगी बांगर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को देखा। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के 7.7 लाख वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। और एक आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि इसमें काली मिट्टी जो है इसको प्राथमिक मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी मिट्टी बनी, तो काली मिट्टी बनी, बाद में ये सब बनी, जलोढ़ मिट्टी है, माउंटेन है, या जो भी है ये सबसे, क्योंकि ये ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। जो दक्षिण भारत का जो पठार है, जहाँ पर कि पूरा का पूरा ये पठार, कैसे पठार हैं, तो ज्वालामुखी द्वारा बनाए हुए पठार है। कभी वहाँ पर ज्वालामुखी हुआ करते थे। और विश्व का सबसे प्राचीन पठार भारत का जो है दक्कन का पठार, जिसको हम लोग बोलते हैं या दक्षिण भारत का पठार बोलते हैं, वह सबसे विश्व का पुराना पठार है। और वह भूकंप जोन में भी नहीं आता, इतना स्ट्रांग है वो। तो इसलिए उधर में काली मिट्टी का ज़्यादा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात का कुछ हिस्सा हुआ, या और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हुआ, ये सब लेकर के छत्तीसगढ़, ये सब कुछ हिस्सों में काली मिट्टी बहुआयत पाई जाती है और बहुत ही फर्टाइल होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और जलोढ़ मिट्टी में उस तरीके से ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें जल धारण करने की भी क्षमता होती है और कहीं पर थोड़ा सा कम भी होती है। ये अलग अलग, देखिए किसी भी देश की मिट्टी वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन और मौसमी घटनाओं पर जो है डिपेंड करता है। और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड है, क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर का कार्य बेटर होगा। और आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ खेती का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोगों की सारी अर्थव्यवस्था किसके ऊपर टिकी हुई है, खेती के ऊपर टिकी हुई है। तो मैंने इस चीज़ को आज बताया, जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में यहाँ पर मैंने 4 पार्ट किए और बताया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, उसके बाद जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऊंचा स्थल या नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ पर हो गया बांगर। बात समझ में आ गई। तो फिर कभी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इन सारी मिट्टियों के बारे में बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी मैंने एक आइडिया दे दिया आप लोगों को। तो अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ भूल ही गए हम। ये चीज़ देखिए, ये जो जितनी भी मिट्टियाँ हैं, ठीक है, इन मिट्टियों में लगभग मान के चलिए 15 सेंटीमीटर, ये जो स्केल देख रहे हैं ये 30 सेंटीमीटर की पूरी स्केल है, इसमें हाफ ये कर किया जाए 15 सेंटीमीटर, मैंने मैं जहाँ से ऊपर के तरफ ये पकड़ा हूँ ये 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर ही मिट्टी बहुमूल्य है, यानी इसको बोलेंगे हम डायमंड है या गोल्ड है, क्योंकि इसी 15 सेंटीमीटर में ही पेड़ पौधे जो भी खाद्य फसलें हैं मुख्य रूप से, वो अपना भोजन इतने से ही ग्रहण करती हैं। अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, 15 सेंटीमीटर ही मिट्टी हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। ऐसे तो 3 से 6 मीटर तक गहराई में, 3 से 6 मीटर तक मिट्टी जो है फर्टाइल मानी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें थोड़ी और नीचे होती हैं। तो जितने भी बड़ा पेड़ होगा 6 मीटर से ज़्यादा उसकी गहराई जड़ की नहीं होगी। और छोटी छोटी जो खाद्य फसलें हैं या जो भी चीज़ें हैं, फल फ्रूट के पेड़ वगैरह हैं, उनका जो मेन सोर्स है भोजन का, चाहे वह ज़मीन से पोटास लेना हो या नाइट्रोजन लेना हो या जिस भी प्रकार का मिनरल्स उसको चाहिए, वो मात्र मिलता है कितने में, तो 15 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर में। और इस जलोढ़ मिट्टी में एक पार्ट और छूट गया, मैं उसको मेंशन कर दूं यहाँ पर, कि इस जलोढ़ मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, पोटास की मात्रा होती है, लेकिन इस मिट्टी का एक ही अवगुण है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, एकदम न के बराबर। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे यूपी बिहार में या बंगाल में जो ये फार्मिंग होती है, उसमें लोग यूरिया खाद का यूज़ करते हैं, हर फसल में यूरिया खाद देते हैं।
यूरिया वो सादा सादा एक गोल गोल दाना टाइप का होता है, आप लोगों ने उस फर्टिलाइजर को देखा होगा, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर है। और यूरिया का मतलब हो गया कि 80% उसमें नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन की कमी को किससे हम लोग पूरा कर देते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर डाल करके, यूरिया डाल करके पूरा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, ये टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है और जितना महत्वपूर्ण है मैं बताऊं, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये सतलज नदी से लेकर के और चले ये ब्रह्मपुत्रा तक, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो, और उसके बाहर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का पूरा जो आपका पंजाब सिंध प्रांत है वहां से लेकर के और असम तक, ये पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो ये मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी का है। और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि भारत की 50% जनसंख्या, सोचिए आधा भारत की 50% जनसंख्या इस मिट्टी पर डिपेंड है। और इसका बहुत बड़ा ये मैदान है, आप सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक, इसमें आपका पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद बिहार है, झारखंड का कुछ हिस्सा है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये पूरा ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आप देख सकते हैं कि इस जलोढ़ मिट्टी का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। तो इस तरीके से एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा प्रयास, तो आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे वीडियो को देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।